आज हम लोग प्रतिनिधि पाश्चात्य राजनीतिक विचारक वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स के अंतर्गत थर्ड यूनिट में मैकियावेली का अध्ययन करेंगे कि मैकियावेली की क्या विचारधारा और दर्शन था। एक्चुअल में मैकियावेली के बारे में देखा जाए तो पाश्चात्य राजनीतिक विचारधाराओं के अंतर्गत मैकियावेली आधुनिक राजनीति विज्ञान का प्रणेता था। मैकियावेली को आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के प्रणेता के रूप में जाना जाता है, क्योंकि मैकियावेली से पूर्व मध्ययुगीन जो राजनीति थी वो पोप और पादरियों से प्रचलित थी और चर्च की सत्ता राजनीति के ऊपर कायम की हुई थी। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि जो राज्य की संप्रभुता है वो चर्च के अंतर्गत नहीं थी, और संप्रभुता एक थी राजनीतिक सत्ता और दूसरी थी धर्म की सत्ता। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत 1470 के करीब मैकियावेली का जन्म होता है और मैकियावेली के समय 1215 के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि फ्लोरेंस जो इटली की समाज की बहुत अधिक दुर्दशा हो रखी थी, और ऐसी दुर्दशा के अंतर्गत मैकियावेली ने जो अपना परिचय दिया इटालियन समाज को सुदृढ़ करने के लिए, अपने मैकियावेली ने ड्यूक ऑफ अर्बिनो को संबोधित करते हुए जो बात कही, उसने वैज्ञानिक पद्धति को महत्व दिया। तो ऐसी स्थिति में मैकियावेली को आधुनिक युग का शिशु भी कहा जाता है। आधुनिक युग का शिशु क्यों कहा जाता है? नंबर 1, पुनर्जागरण का प्रतिनिधि। पुनर्जागरण का प्रतिनिधि मैकियावेली एक ऐसा व्यक्ति था जो उस समय चर्च, पोप, पादरियों की स्थिति जो बनी हुई थी, उस काल के अंतर्गत जो मैकियावेली ने एक नवीन दिशा प्रदान की और राजनीति को धर्म से अलग करने का सिद्धांत दिया, और जो 2 तलवारों का सिद्धांत दिया, और ऐसी स्थिति के अंतर्गत मैकियावेली को पुनर्जागरण का शिशु भी कहा जाता है। प्रोफेसर डर्निंग ने कहा कि यह प्रतिभा संपन्न फ्लोरेंस वासी वास्तविक अर्थों में अपने युग का शिशु है। प्रोफेसर डर्निंग कहता है, यानी कि जॉन्स का जो मत है वो यह है कि मैकियावेली फ्लोरेंस व पुनर्जागरण का शिशु था। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं मैकियावेली पुनर्जागरण का शिशु था। नंबर 2 पर आता है शक्तिशाली निरंकुश राजतंत्र की स्थापना। शक्तिशाली निरंकुश राजतंत्र यानी कि जो राजाओं की स्थिति थी और जो राजा महाराजाओं की स्थिति थी, उसने मैकियावेली ने कहा कि अगर समाज को सुदृढ़ करना है तो उसने अपनी पुस्तक प्रिंस के अंतर्गत ड्यूक ऑफ अर्बिनो को संबोधित करते हुए कहा कि राजा को निरंकुश होना चाहिए। अगर राजा शक्तिशाली होगा तो राज्य के अंतर्गत शांति कायम होगी। नेक्स्ट आता है इटली का राजनीतिक विभाजन और उसकी दुर्दशा। इटली का राजनीतिक विभाजन और उसकी दुर्दशा। मैकियावेली के समय जो है इंग्लैंड है, फ्रांस है, स्पेन है, जो है एकीकरण की प्रक्रिया पूरी कर चुका था, लेकिन इटालियन समाज है 5 टुकड़ों में बंटा हुआ था। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत मैकियावेली ने मूल रूप से उसका जो चिंतन था पोप पादरियों को सत्ता से निकाल करके उसे सशक्त राजनीतिक सबलता प्रदान की। नेक्स्ट आता है इटालियन समाज की दुर्दशा। नंबर 4 इटालियन
समाज की दुर्दशा। इटालियन समाज की दुर्दशा से तात्पर्य यह है कि मैकियावेली के समय यूरोप में करीब करीब एकीकरण पूरा हो चुका था और परिणाम स्वरूप इटली में चारों तरफ अराजकता थी, अशांति थी। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत जो पोप और पादरियों के बीच में संघर्ष हो रखा था, उसमें मैकियावेली ने अपने विचारों के द्वारा हस्तक्षेप करके एक नई मतलब जो है आपको नई दिशा प्रदान की और जनता के बीच में एक निरंकुश राजतंत्र की स्थापना पर बल दिया। नेक्स्ट आता धर्म और नैतिकता। धर्म एवं नैतिकता। देखिए, धर्म और नैतिकता की जहां तक बात है, 14वीं सदी के अंतर्गत पोप के विश्व साम्राज्य का स्वप्न नष्ट हो चुका था और उसके विलासितापूर्ण जीवन एवं कुकर्मों ने हृदय में जो है मूल रूप से धर्म के प्रति लोगों का विश्वास और श्रद्धा समाप्त हो गई थी। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत मैकियावेली ने पोप अलेक्जेंडर श्रेष्ठ का उदाहरण देते हुए लिखा है कि जीवन भर धोखा देने के अतिरिक्त उन्होंने कुछ नहीं किया। तो ऐसी स्थिति में राजाओं ने नैतिकता को तिलांजलि देकर जो है साधारण से साधारण नागरिक के लिए उन्होंने मूल रूप से जो है आपके धर्म और नैतिकता के ऊपर बल दिया। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि जो है मैकियावेली पुनर्जागरण का शिशु के रूप में उसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मैकियावेली प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक। प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक। ठीक है, मैकियावेली को प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक के रूप में जाना जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। राजनीतिक दर्शन में मैकियावेली को युग का शिशु कहने के साथ साथ आधुनिक राजनीतिक विचारक के रूप में उसे जाना जाता है। वस्तु स्थिति यह है कि मैकियावेली पुनर्जागरण के शिशु तो हैं, लेकिन पुनर्जागरण आधुनिकता का प्रारंभ है। मैकियावेली को आधुनिक युग का जनक कहा जाता है और ऐसी स्थिति के अंतर्गत जो मध्य युग के अंतर्गत सामंतवाद, पोप तंत्र, पवित्र रोमन साम्राज्य का जो वर्चस्व स्थापित हो चुका था, उसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि मैकियावेली मूल रूप से आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का विचारक और प्रेरणा था। इसमें नंबर 1 आता है राष्ट्रीय राज्य का संदेशवाहक। आधुनिक राजनीति के रूप में अगर राष्ट्रीय राज्य, एकीकृत राज्य के रूप में अगर किसी को याद किया जाता है तो वह है मैकियावेली। और मैकियावेली ने आधुनिक राज्य के अंतर्गत जो रोमन साम्राज्य था, जो पोप के साम्राज्य थे, उसको तिलांजलि देने का संदेश दिया और उन्हें समाप्त करके निरंकुश राजतंत्र की स्थापना पर बल देने वाला अगर कोई व्यक्ति था तो वो था मैकियावेली। नंबर 2 आता राज्य की आधुनिक स्थिति का निरूपण। देखिए, मैकियावेली आधुनिक युग का एक प्रमुख लक्षण राज्य को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थिति है। अरस्तु के बाद मैकियावेली सबसे पहले विचारक हुआ जिसने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि राज्य एक सर्वोपरि संस्था है। यानी कि जो अरिस्टोटल ने बात कही थी कि जो है व्यक्ति समाज के बिना अगर रहता है तो या तो वह पशु है या फिर देवता है। यानी कि अरस्तु ने भी एक समाज, सोसाइटी और राज्य की सत्ता को स्वीकार किया, उसी तरह मैकियावेली ने भी जो है राज संस्था को स्वीकार करते हुए कहा। सेबाई ने इस बारे में लिखा है कि राजनीतिक विकास की दिशा में होने वाले परिवर्तन को पहले ही उन्होंने भांप लिया था। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि मैकियावेली मूल रूप से जो है अपने आधुनिक राज्य को स्थापित करने पर बल देना चाहता था। नेक्स्ट आता है आपका राज्य की संप्रभुता का पोषक। देखिए,
नंबर 3 पर जो बात मैकियावली ने कही है कि राज्य की संप्रभुता का पोषक, संप्रभुता की अवधारणा का आधुनिक जो युग की जो है उस पर स्पष्ट विचार करते हुए मैकियावली ने कहा कि राज्य जो है सर्वोच्च संस्था है और उसके अंतर्गत संप्रभुता जो निवास करती है वो निरंकुश राजा के अंतर्गत निवास करती है और वो संप्रभुता अदय है, अहस्तांतरणीय है और अनियंत्रित है, यानी कि वह संप्रभुता कभी भी आपके जो है इधर उधर नहीं होती है और वह संप्रभुता धर्म और नैतिकता से ऊपर है, यानी कि धर्म और नैतिकता के अधीन है। यानी कि मैकियावली लौकिक की बजाय परलौकिक की बात करता है और ऐसी स्थिति में उसने मानवीय विवेक को महत्व दिया और ऐसी स्थिति में मैकियावली की जो विचारधारा है वो मूल रूप से संप्रभुता की पोषक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है नंबर 4 पर, धर्म व नैतिकता से पृथक्करण किसका? राजनीति का। देखिए मैकियावली के समय से पूर्व मध्य युग को अगर अपन देखें तो आप लोग देखते हो कि रोमन साम्राज्य प्रचलित था और रोमन साम्राज्य के अंतर्गत आप लोग देखते हो कि जो है आपके ये संत अगस्टाइन है, संत एक्विनास है, थॉमस एक्विनास है, ये सब क्या है? पोप पादरियों से और धर्म को राजनीति के अंतर्गत महत्व देते थे। लेकिन मैकियावली एक ऐसा विचारक हुआ जिसने धर्म को राजनीति से पृथक्करण करते हुए इस बात पर बल दिया कि धर्म और नैतिकता की आड़ में राजनीतिक संस्थाएं कभी भी विकास नहीं कर सकती, अर्थात उसने एक स्वतंत्र राजनीति को महत्व दिया। नेक्स्ट आता है पॉइंट 5 नंबर, शक्तिवादी राजनीति के प्रणेता। मैकियावली एक ऐसा विचारक हुआ जिसने शक्ति को महत्व दिया और शक्तिवादी राजनीति को मैकियावली ने प्रारंभ किया, यानी कि उसने ड्यूक ऑफ अर्बिनो के संबोधित करते हुए उसने केंद्रीय सत्ता को महत्व दिया और शक्ति ही सर्वोच्चता की पूजा है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं जो मैक्सी ने बात कही है कि वह यथार्थवादी राजनीति का प्रणेता था। नेक्स्ट आता है व्यक्तिवाद का समर्थक। देखिए छठा पॉइंट जो है व्यक्तिवादी राजनीति का जो समर्थक है, मैकियावली आधुनिक युग की एक विशेष प्रवृत्ति व्यक्तिवादी विचारधारा है। मैकियावली ने इस विचारधारा के अनुसार शासक को यह परामर्श दिया कि प्रजाजन के धन का किसी भी दशा में अपहरण नहीं किया जाना चाहिए, अर्थात व्यापार वाणिज्य के विकास के लिए जो है उसने मैकियावली ने कहा कि मानव को मूल रूप से पोप के चर्च पादरियों से मुक्त होकर के एक व्यक्तिवादी विचारधारा के अनुसार कार्य करना चाहिए ताकि राज्य का विकास हो सके। नेक्स्ट आता है भौतिकता और उपयोगितावाद का प्रवर्तक। देखिए मैकियावली जो है भौतिकवाद और उपयोगितावाद को विशिष्ट स्थान देता है। मैकियावली इस समय मूल रूप से कला है, साहित्य है, चित्रकला है, सौंदर्य है, मदिरा है, भोग है, नारी है, ये सब को वो उपयुक्त महत्व देता है कि ये भौतिकता की और उपयोगिता की वर्तमान समय में आवश्यकता है। नेक्स्ट आता है संघ राज्य का प्रथम विचारक। मैकियावली के समय इटालियन समाज 5 खंडों के अंतर्गत विभाजित था और ऐसी स्थिति में मैकियावली एक ऐसा व्यक्ति हुआ जिसने जो एक फेडरल सिस्टम केंद्रीयकृत राज्य की परिकल्पना की और उसने कहा कि राज्य का निर्माण ऐसा होना चाहिए जो विस्तृत और एकीकृत हो ताकि जो है जनता का अधिक से अधिक विकास किया जा सके। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि जो मैकियावली की विचारधारा थी वो मूल रूप से धर्म को राजनीति से पृथक्करण की विचारधारा पर बल दिया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है हॉब्स। हॉब्स की विचारधारा को हम लोग पढ़ेंगे। हॉब्स मैकियावली के बाद वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स में अगर कोई व्यक्ति का नाम आता है तो वो आता है हॉब्स, लॉक और रूसो। सबसे पहले अगर अपन अध्ययन करेंगे
तो वो अपन अध्ययन करेंगे हॉब्स का। और हॉब्स की जो विचारधारा और जो दर्शन है, उसने जो बात कही है हॉब्स ने, हॉब्स मूल रूप से इंग्लैंड का रहने वाला था और उस समय इंग्लैंड की स्थिति बहुत अधिक दयनीय थी, यानी कि इंग्लैंड गृह युद्ध की स्थिति में थे। और ऐसी स्थिति में जो हॉब्स ने मूल रूप से पुस्तक लिखी थी, एक लेवियाथन पुस्तक को संबोधित करके उसने जो बात कही, क्योंकि हॉब्स के समय इंग्लैंड की बहुत अधिक दुर्दशा थी और अपने प्रसिद्ध पुस्तक लेवियाथन के अंतर्गत इस बात का उल्लेख किया कि किस तरह से हमें शासन व्यवस्था को संचालित करना है और मानव का स्वभाव कैसा है। तो हॉब्स की जो प्रमुख रचनाएं थी, डी सीले, कानून के तत्व, लेवियाथन, डिकारपोर्ट, डी होमाकुन और गृह युद्ध, ये 5-6 उन्होंने पुस्तक लिखी। तो सबसे पहले अगर अपन अध्ययन करेंगे तो वो करेंगे हॉब्स का संप्रभुता सिद्धांत। देखिए, हॉब्स के संप्रभुता सिद्धांत के अगर अपन अध्ययन करें तो जॉन ऑस्टिन का संप्रभुता सिद्धांत है, जीन बोधा का संप्रभुता सिद्धांत है, हॉब्स का संप्रभुता सिद्धांत है। तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से संप्रभुता की परिभाषा दी, लेकिन जो हॉब्स ने परिभाषा दी, क्योंकि हॉब्स मूल रूप से राजतंत्र का समर्थक था और राजा महाराजाओं को शक्तिशाली बनाना चाहता था, क्योंकि उस समय इंग्लैंड में गृह युद्ध की स्थिति थी। और ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं हॉब्स का जो चिंतन था वो मूल रूप से राजतंत्र का समर्थक था। तो हॉब्स ने जिस विचारधारा पर बल दिया वो ये थी कि 16वीं शताब्दी के अंतर्गत जो विचारधारा संप्रभुता पर आधारित थी वो ये थी कि हॉब्स मूल रूप से उस व्यक्ति या व्यक्ति समूहों को महत्व देता है जिसे लोग समझौते के अनुसार सब अधिकार हस्तांतरित करते थे। क्योंकि हॉब्स के समय मानव स्वभाव बहुत अधिक झगड़ालू था, बर्बर था, ईर्ष्यालु था। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं हॉब्स की जो विचारधारा है वो मूल रूप से आपके पारस्परिक समझौते की विचारधारा है। लेकिन संप्रभुता के बारे में उसने कहा है, संप्रभुता क्या है? निरंकुश है। नंबर 1 क्या है? निरंकुश। निरंकुश नंबर 1। नंबर 2 पर आता है संप्रभुता अविभाज्य, अविभाज्य, अदेय, हस्तांतरित, सर्वोच्च, अखंडित, हॉब्स ने जो बात कही कि संप्रभुता क्या है? निरंकुश है। संप्रभुता के ऊपर कोई सर्वोच्च शक्ति नहीं है, यानी उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश ही कानून है और वो सर्वोच्च है। नंबर 2, संप्रभुता अविभाज्य है। अविभाज्य से तात्पर्य है कि संप्रभुता को कहीं पर भी कोई भी खंडित नहीं कर सकता, विभाजन नहीं कर सकता। संप्रभुता एक जगह एकीकृत रहती है। नंबर 3 पर आता है संप्रभुता अदेय है। अदेय से तात्पर्य है राज्य में जिस व्यक्ति के पास संप्रभुता है उसे लेकर यह किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं दी जा सकती। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि लोगों ने राज्य के निर्माण के समय ही इस बात का समझौता कर लिया था कि संप्रभुता एक व्यक्ति के अंतर्गत नीत होगी जो हस्तांतरित होगी। नंबर 5 पर आता है संप्रभुता असीमित है। संप्रभुता क्या है? असीमित है, यानी कि उसे किसी भी कानून के द्वारा सीमित नहीं किया जा सकता। तो ऐसी स्थिति में संप्रभुता क्या है? असीमित है, जिसे किसी के द्वारा उस पर सीमाओं में प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। और ऐसी स्थिति में संप्रभुता जो है असीमित है। नेक्स्ट आता संप्रभुता अपरिवर्तनशील है। संप्रभुता अपरिवर्तनशील है और एक बार जिन लोगों के द्वारा लोगों ने समझौता करके किसी व्यक्ति को संप्रभु बना दिया, उसकी पूर्व स्वीकृति के बिना संप्रभुता की शक्ति को अन्य कोई भी व्यक्ति स्वीकार नहीं कर सकता। उसकी अगर कोई अस्वीकार करता है तो उस पर नियम लागू होता है संप्रभु का आदेश। तो ऐसी स्थिति में संप्रभुता अपरिवर्तनशील है।
नेक्स्ट आता है संप्रभु जो है अनु उत्तरदायी है, अर्थात संप्रभुता जो है वो स्वयं समझौते का पक्ष नहीं है, क्योंकि संप्रभु शक्ति देने वाला है और उस पर कोई नियम लागू नहीं होता है। और लास्ट आता है संप्रभु कानून का स्रोत है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं संप्रभु जो है वो कानून का स्रोत है, वो कानून बनाता है और उसे मानना सभी जनता के लिए अत्यंत ही जरूरी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है हॉब्स का सामाजिक समझौता, हॉब्स का सामाजिक हॉब्स का सामाजिक समझौता। देखिए हॉब्स के बारे में अगर अपन कहें सामाजिक समझौते के बारे में, तो हॉब्स से पूर्व विकासवादी सिद्धांत है, देवीय सिद्धांत है, पितृ सत्तात्मक सिद्धांत है, मातृ सत्तात्मक सिद्धांत है, जितने भी सिद्धांत हैं वो राज्य की उत्पत्ति के बारे में सिद्धांत प्रचलित थे। लेकिन हॉब्स के समय जो करीब आपको बताऊं कि 1600 के करीब जो बातचीत हुई है, जो समझौते हुए हैं, उसके अंतर्गत अपन बात करें तो हॉब्स ने कहा कि मानव स्वभाव बहुत झगड़ालू था, ईर्ष्यालु था, बर्बर था, इंग्लैंड में गृह युद्ध की स्थिति थी, अराजकता की स्थिति थी, तेरे मेरे की भावना थी, और ऐसी स्थिति में कोई भी संप्रभुता नहीं था, कोई किसी का मालिक नहीं, कोई किसी का धनी नहीं, जैसा चाहे वैसा लोग करते थे। तो ऐसी स्थिति में सब लोगों ने मिलकर के, हॉब्स का कहना है कि एक संप्रभु राज्य के निर्माण के लिए सभी लोगों ने इकट्ठे होकर के एक संविदा सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया, और उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत जो है सारे अधिकार किसको दे दिए थे, एक व्यक्ति को दे दिए थे, और वह व्यक्ति जो है आपके शासन करने लगा था। तो ऐसी स्थिति में जो हॉब्स का जो सिद्धांत है, मूल रूप से जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है, उसके बारे में देखिए, यह है मानव स्वभाव, यह है मानव स्वभाव, और यह है प्राकृतिक अवस्था, प्राकृतिक अवस्था, और यह है समझौता। हॉब्स का जो मानव स्वभाव है वो झगड़ालू है, स्वार्थी है, रक्त पिपासु है, कपटी है, ईर्ष्यालु है, दुर्गुणों से युक्त है। यानी कि क्या है, मानव स्वभाव बिल्कुल ही घिरा हुआ इंसान है। और उसकी प्राकृतिक अवस्था को अगर अपन देखें तो वो क्या थी, सतत संघर्ष की अवस्था थी, और जीवन का क्षण भंगु था, कोई किसी का लेना देना नहीं था। तो ऐसी स्थिति में अराजकतापूर्ण स्थिति को समाप्त करने के लिए व्यक्ति व्यक्ति का पिपासु था, बच्चा बच्चा का पिपासु था, स्त्री स्त्री का पिपासु थी। तो ऐसी दुर्दशा को समाप्त करने के लिए व्यक्तियों के बीच मिलकर के एक समझौता हुआ, और उन्होंने सारे अधिकार त्याग करके एक व्यक्ति को प्रदान कर दिए, जिसे सर्वोच्च शक्ति संपन्न निरंकुश व्यक्ति बना दिया गया था, और उसका आदेश मानना प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य था। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं जो राज्य की संप्रभुता है, जो संविदा है, उसमें हॉब्स ने कहा है, मैं अपने ऊपर शासन करने का अधिकार इन व्यक्ति या जनसभा को इस शर्त पर सौंपने की स्वीकृति देता हूं कि तुम भी अधिकार उसको सौंपोगे और इस तरह उसके कार्यों की स्वीकृति प्रदान करोगे। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि हॉब्स का जो मानव स्वभाव है वो मूल रूप से जो आपका बताऊं कि समझौतावादी सिद्धांत है, और सर्वोच्च शक्ति एक निरंकुश व्यक्ति के अंतर्गत प्रदान कर दी गई। तो हॉब्स का हम जो राजनीतिक चिंतन अध्ययन करते हैं वो मूल रूप से संप्रभुता के बारे में और मानव स्वभाव के बारे में अगर अपन देखें तो आप लोग देखते हो कि वह सर्वोच्च शक्ति संपन्न स्थिति पर बल देता है। और ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि हॉब्स का जो मानव स्वभाव है वो निरंकुश राजतंत्र का प्रतीक है। थैंक यू।